तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट होने वाला है? क्या आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके खुद पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठने वाले हैं? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट रहा है जिस रास्ते पर इससे पहले अयूब खान चले, जियाउल हक चले और फिर परवेज मुशर्रफ चले? क्योंकि पाकिस्तान का तो इतिहास गवाह है कि जब जब राजनीतिक सरकार वहां पर कमजोर होती है, जब देश अंदर से उबलने लगता है और जब सत्ता का संतुलन बिगड़ता है, खराब होता है, तो वहां पर सबसे पहले नजर सेना की तरफ जाती है। लेकिन इस बार सवाल और बड़ा है। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले सैन्य शासक बनने की तैयारी में है? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र एक बार फिर से सिर्फ नाम का रह जाएगा? और क्या जिस सेना को देश की सबसे ताकतवर संस्था माना जाता है, वही सेना अब सीधे सत्ता अपने हाथ में लेने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है? पाकिस्तान की मौजूदा तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि देश एक साथ कई दिशाओं से भारी दबाव में है। पाकिस्तान एक बड़े संकट में। एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह और अलगाववादी हिंसा पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था को चुनौती दे रही है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी में टीटीपी की गतिविधियां सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सिंध में राजनीतिक, आर्थिक और संसाधनों से जुड़े सवाल केंद्र और प्रांत के रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं, और सबसे अहम पंजाब सूबा है जहां पर पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता का सबसे बड़ा खेल चलता है। यानी पाकिस्तान के चारों प्रांतों की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन इन समस्याओं का बोझ आखिरकार उसी सत्ता पर पड़ रहा है जिसे इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार संभाल रही है और जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की सेना है। अब आप जरा इतिहास के पन्ने में हम एक बार पलट के कोशिश करते हैं आपको समझाने की पहले क्या हुआ है। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 11 साल बाद 1958 में पहला बड़ा सैन्य तख्तापलट हुआ। राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान और संसद को खत्म करके मार्शल लॉ लगाया और सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को सत्ता के केंद्र में ला दिया। लेकिन सिर्फ 13 दिन के बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मिसाल पाकिस्तान के इतिहास में आज भी दी जाती है। अयूब खान ने खुद सिकंदर मिर्जा को सत्ता से हटा दिया, बेदखल कर दिया और राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली। यानी जिस सेना को व्यवस्था बचाने के लिए बुलाया गया था, वही सेना खुद सत्ता की मालिक बन गई। और इसके बाद 5 जुलाई 1977 आया, जब जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को हटा दिया। ऑपरेशन फेयर प्ले के जरिए सेना ने सत्ता अपने हाथ में एक बार फिर से ली। संसद और प्रांतीय विधानसभाएं भंग कर दी गई और मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। जियाउल हक का शासन 1988 तक चला और फिर साल 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर वही इतिहास दोहराया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद से हटाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में क्या हुआ? सेना ने ही सरकार को हटा दिया, बेदखल कर दिया और 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के वास्तविक शासक बन गए। यानी पाकिस्तान के इतिहास में यह कोई एक बार हुई घटना नहीं है। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, 3 अलग अलग दौर और 3 अलग अलग राजनीतिक संकट, और हर बार अंत में सेना सत्ता के केंद्र में आती है। अब सवाल यह है कि क्या चौथी बार भी वही कहानी अब दोहराई जा सकती है पाकिस्तान में? क्या इस बार नाम आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का होगा? क्योंकि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे पहले नजर जाती है बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन लंबे समय से यहां पर बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी संगठन पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सरकारी ठिकानों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे। यानी पाकिस्तान जिस इलाके पर अपना पूरा नियंत्रण होने का दावा करता है, वहां उसकी सेना को लगातार विद्रोह और हिंसा से जूझना पड़ रहा, और बीएलए ने तो अब बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा भी कर दिया। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तरफ वो खुद को मजबूत सैन्य शक्ति बताता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने ही इलाकों में सुरक्षा बलों को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। अब आइए खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी की तरफ। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सुरक्षा संकट है। अफगानिस्तान से लगी सीमा और टीटीपी की गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र बहुत लंबे अरसे से अस्थिर है, अनस्टेबल है। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं, आतंकवाद का खतरा बना रहता है और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव अलग दबाव पैदा करता है। यानी पाकिस्तान की सेना को एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा से निपटना पड़ रहा है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से। अब सिंध की बात करें तो यहां पर तस्वीर भी बहुत अलग है। सिंध में बलूचिस्तान जैसी व्यापक सशस्त्र बगावत तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक असंतोष बहुत ज्यादा है। पानी, संसाधन और
केंद्र प्रांत संबंधों को लेकर तनाव लगातार पाकिस्तान की जो संघीय व्यवस्था है इसके सामने सवाल खड़े कर रहा है। और फिर नंबर आता है पंजाब का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्रांत है। पाकिस्तान की राजनीति में पंजाब की भूमिका इतनी बड़ी है कि अगर कभी देश में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पंजाब की राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ सेना की बंदूकें सत्ता नहीं बदलती हैं, बल्कि सत्ता को टिकाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर पकड़ भी बहुत जरूरी होती है। और यही वजह है कि जहां आसिम मुनीर का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पीओके के जो हालात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। वहां पर जो तीसरे चरण में चुनाव होना था जो पूरी तरह से अवैध है, खैर, लेकिन उसे भी अब वहां पर टाल दिया गया है और पीओके में लगातार हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या उनके पास सेना की ताकत है, आसिम मुनीर के पास। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है वो इतनी कमजोर हो सकती है कि सेना को खुद सामने आकर सत्ता संभालने की जरूरत महसूस हो। पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो सेना ने पहले भी ये किया, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन आज का सबसे बड़ा खतरा शायद ये भी है कि अगर सेना पहले से ही राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों पर इतना प्रभाव रखती है, जो हम देख भी रहे हैं, आसिम मुनीर कैसे लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो अमेरिका का दौरा हो या फिर अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत का जो पूरा मामला, तो उसे औपचारिक रूप से तख्तापलट करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। यानी अगला जो तख्ता पलट है वो जरूरी नहीं कि टीवी पर मार्शल लॉ की घोषणा से शुरू हो। ये राजनीतिक व्यवस्था पर सेना के प्रभाव को और मजबूत करने से भी हो सकता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच दूरियां बढ़ती हैं, अगर देश की सुरक्षा स्थिति और खराब होती है, अगर अलग अलग प्रांतों में असंतोष बढ़ता है और अगर राजनीतिक व्यवस्था सेना के लिए बोझ बन जाती है, तो फिर वही पुराना सवाल सामने आएगा, क्या सेना खुद डायरेक्टली सत्ता को अब संभालने वाली है, आसिम मुनीर तख्ता पलट करने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो आसिम मुनीर का नाम सबसे ऊपर क्यों नहीं होगा? आखिर पाकिस्तान के इतिहास में सेना प्रमुखों ने पहले भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को सत्ता से बेदखल किया है। अयूब खान ने सत्ता ली, जियाउल हक ने सत्ता ली और परवेज मुशर्रफ ने सत्ता को हथियाया। इसलिए पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की संभावना को इतिहास के आधार पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियां उस स्तर तक अब पहुंच रही हैं जहां सेना को लगे कि अब देश को चलाने की जिम्मेदारी सीधे उसके हाथ में आनी चाहिए? क्योंकि तस्वीर बहुत ज्यादा बदल गई है। पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद और सीमा तनाव, सिंध में राजनीतिक और संसाधनों से जुड़े विवाद और पंजाब में सत्ता का सबसे बड़ा समीकरण। ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता तो आप देख ही रहे हैं, आर्थिक दबाव अलग है। यानी पाकिस्तान के सामने संकटों की कोई कमी नहीं। अब अगर इन संकटों के बीच राजनीतिक सरकार और कमजोर पड़ती है और सेना खुद को देश की आखिरी उम्मीद बताकर सामने आती है, तो पाकिस्तान के इतिहास में ये एक और सैन्य अध्याय जुड़ सकता है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि सत्ता की कुर्सी के सामने नाम होगा आसिम मुनीर। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा रही है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी? इमरान खान तो कर नहीं पाए, जेल में वो लगातार बंद है। या फिर पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर से वहीं पर पहुंच जाएगी जहां पर हर संकट का आखिरी जवाब संसद नहीं बल्कि रावलपिंडी की सेना देती है।